हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। तो आप लोगों ने होपफुली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी होगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो कंटेंट को आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने परचेज़ किया है, वो वाकई में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि जो नया सिलेबस प्रोवाइड किया गया है आयोग के द्वारा, उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। ओके, इतना ज़्यादा कंटेंट उसमें है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है जिसकी, वो सब आपको एक ही जगह मिल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जीएस के 6 पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी ऐसे राइटिंग और जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसका फीडबैक, ये सारी सुविधाएं आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मंच से मिलेंगी। तो हम लोग थोड़ा सिलेबस डिस्कशन में भी आपका साथ दे रहे हैं ताकि आपको उन पॉइंट्स को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने जीएस 1 वाला जो पेपर है उसके पॉइंट 2 को डिस्कस किया था। आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं जीएस के पॉइंट नंबर 3 जो पेपर 1 है। ठीक, तो फॉर्मेट एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में और 150 वर्ड में, और इस तरीके से 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहे आपके 25, और टोटल मार्क्स होंगे इस पेपर के, जीएस के सभी पेपर 200 मार्क्स के होंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका ब्रेक थ्रू होगा। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये रहा, द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हो रही है। इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ये रहा जीएस 1 का पॉइंट नंबर 3। तो इसी की थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल में क्या इस पॉइंट को कवर किया गया है। तो इसका जवाब है हाँ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया गया है, एक एक बिंदु पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको किस तरीके से समझा जाए। ठीक है, तो इस पे हम एक क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, अर्थात भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन ही लिख रहा हूँ। ओके, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1885 से और ये चलता है 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक। इतिहासकारों ने इसको 3 चरणों में बांट के रखा है। पहला है मॉडरेट यानी कि उदारवादी युग, ये आप जानते ही हैं। इसका टाइम पीरियड है 20 साल का, 1885 से 1905, उदारवादी युग। ठीक है, उदारवादी इसलिए क्योंकि इस समय के जो नेता लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया, वो उदारवादी प्रवृत्ति के रहे होंगे, तभी इसको इतिहासकारों ने उदारवादी युग कहा है। दूसरा आ जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। दूसरा क्या आ जाता है? एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि उग्रपंथी के जो नेता हैं वे, और इस टाइम पीरियड को इतिहासकारों ने रखा है 1905 से लेकर 1919 तक, यानी कि उग्र विचारधारा वाले जो नेता लोग थे उनकी बात होगी। उग्रपंथी युग जो है वो ये रहा। और जो तीसरा है वो है गांधीवादी युग, यानी कि गांधीयन एरा। तो आपने जब प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी की होगी तो इन सब चीज़ों के बारे में आप रूबरू हुए होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज पहले से ही है। अब हमारी अप्रोच थोड़ी बदल जाती है क्योंकि हमको आंसर लिखना है। ठीक है, लेकिन कहानी पता हुए बगैर आंसर लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर हम एक बर्ड आई व्यू से देखें, है ना, एक बर्ड आई व्यू से देखें तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज एक बर्ड आई व्यू
कि ऊपर से देखने में इंडियन नेशनल मूवमेंट किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ओके, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया है, तो उसी फिगर पर मैं डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। पूरा लेक्चर सुनिए, यकीन मानिए आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस लेक्चर को सुनने के बाद, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल को पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए बहुत शानदार आंसर लिखने की स्थिति में आ जाएंगे। तो बने रहिए इस लेक्चर में अंत तक। ओके, फिक्र मत करिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप काम। ये देखिए, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ी देर पहले अभी मैंने बनाया है। और ये बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है मोटी, इसको आप मान लीजिए एक बहुत बड़ी नदी, और उस नदी का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या नाम है इस नदी का? इंडियन नेशनल मूवमेंट इस नदी का नाम है। तो मैं थोड़ा सा कलर बोलता हूँ उसमें। दिस इज द नेम ऑफ व्हाट रिवर विच इज कॉल्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, उन सब का योगदान अंततः इसी नदी में जाकर मिल रहा था। तो शुरुआत अगर की जाए 1885 से, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से मानी जाती है, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। कांग्रेस की स्थापना के साथ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। थोड़ा गौर से देखेंगे, और इस लेक्चर को जब आप सुन रहे हो मोबाइल में, तो इसको आप लैंडस्केप मोड में देखिएगा, ठीक है, तब ये तस्वीर स्पष्ट होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो रेखा बनाई गई है इसमें, यानी कि नदी जो बहती है, उसमें कई सारी क्या होती हैं, सहायक नदियां होती हैं। तो इन सबको सहायक नदियां मानिए। इस सहायक नदी का नाम क्या रखा गया है? उदारवादी, यानी कि मॉडरेट। और इसमें कुछ नेताओं के नाम लिखे हैं मैंने, दो, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। इनका जो टाइम पीरियड था क्या, 1885 से 1905 तक का था। और इन्होंने जो कुछ भी किया होगा, अल्टीमेटली किस में मर्ज हो रहा है? इंडियन नेशनल मूवमेंट नामक नदी में। तो इनका जो रोल है, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। ओके, या सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि उदारवादी जो नेता गण थे, उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों को उजागर किया था, यानी कि इकोनॉमिक क्रिटिसाइज किया था उसको। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आप देख रहे हैं। इसके बाद देखेंगे हम कि जो उग्रपंथी युग है वो भी शुरू होता है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो भारत के अंदर भी हो रही हैं और भारत से बाहर भी हो रही हैं। तो जब आप ये वाला फेस पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। युगांतर, मित्र मेला, सूर्यसेन का नाम आपने सुना होगा, जो 1930 में इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। वट एवर they were doing, they were contributing to what? They were contributing to the Indian National Movement river, HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक्टिविटी, जिसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वाले लेखक, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। उन सब के बारे में आप यहाँ पढ़ते हैं। किस प्रकार से काकोरी कांड हुआ, उसमें से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से HSRA जो भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट किसके लिए कर रहे हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। यानी कि जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी भूमिका निभा रहा था, उन सब का योगदान किसके लिए था? इंडियन नेशनल मूवमेंट में था। और हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति का नाम ले पाना कि किस एक व्यक्ति की वजह से आज़ादी मिल गई, ये कहना सरासर गलत होगा। कोई कुछ कम समय तक के लिए रहा और कोई लंबे समय तक आज़ादी देखने तक के लिए तक जीवित रहा, तो हम कह सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा अधिक रहा होगा। लेकिन इन सब के जो रोल रहे होंगे, बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। HSRA आप जानते ही हैं, सॉन्डर्स की हत्या आप जानते ही हैं, ये सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ रहा हूँ इसकी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर आप जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये वे नेता थे जो मॉडरेट लीडर्स की भूमिका से बिल्कुल भी मतलब ताल्लुक नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से आप लोग आज़ादी मांग रहे हैं, इससे नहीं मिलने वाली। तो एक नई भूमिका हमको देखने को मिलती है, और ये समय शुरू होता है 1905 से लेकर 1919 तक।
किस प्रकार लॉर्ड कर्जन का समय बीतता है और कैसे बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप ये जो स्वदेशी मूवमेंट होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शुरुआत का जो आंदोलन था वो कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन। तो मान के चलिए कि स्वदेशी आंदोलन आपको पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल में ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट की भूमिका एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब एक्सट्रीमिस्ट युग अपनी समाप्ति के दौर में था, उससे कुछ साल पहले यानी कि 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं अफ्रीका से, और किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान करते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो गांधी नाम की सबसे बड़ी नदी हमको नज़र आती है जो इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि गांधी जी को अगर आप पढ़ते हैं तो उनको सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं पढ़ना है, वह सिर्फ राजनेता नहीं थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, समाज सुधारक भी थे। गांधी जी आते हैं, पूरे भारत की यात्रा करते हैं अपने राजनीतिक गुरु से मिलने के बाद, और पाते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया इज नॉट द ब्रिटिश रूल, इट इज लाइंग समवेयर एल्स। उनका ये मानना है कि भारत की समस्या ब्रिटिश रूल है ही नहीं, ये तो कहीं और छिपी हुई है। कहाँ छिपी हुई है? सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, ठीक है, महिलाओं की जो बदतर हालत है वो वुमेन्स कंडीशन, ठीक है, और कह सकते हैं कि जो पिछड़ापन है यानी कि बैकवर्डनेस जो है, जो इन सब चीज़ों की वजह से ही है। अनटचेबिलिटी, इसको देखकर भी काफ़ी दुखी थे गांधी जी, यानी कि अस्पृश्यता भी एक बहुत बड़ा कारक मानते थे गांधी जी, कि एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो ये सारे चीज़ हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक राजनेता ना होकर ही इज़ मोर देन अ पॉलिटिशियन, ही वॉज द सोशल रिफॉर्मर, यानी कि क्या थे, समाज सुधारक भी थे साथ साथ। ठीक है, समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो हो सकता है गांधी जी के बारे में वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें उनको नज़र आती हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम ब्रिटिश रूल नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये सारी समस्याएं। और बात सच थी। एनीवेज, जो भी रहा हो, गांधी जी ने शुरुआत में आकर 3 आंदोलन का नेतृत्व किया, चंपारण, अहमदाबाद मिल, मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। इसमें भी 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द चंपारण सत्याग्रह। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में एक क्या करिए, एक टिप्पणी लिखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आंसर लिखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। गांधी जी किस प्रकार से कोऑपरेटर से नॉन कोऑपरेटर बन जाते हैं ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी होगा, कि जब भारत वो आते हैं और अंग्रेज़ों, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश का जो जस्ट सिस्टम यानी कि जस्टिस देने वाला सिस्टम है उसको वो काफ़ी भली भांति उस चीज़ से परिचित हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर हम इस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी ब्रिटिश हमारी बात सुनेगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि गांधी वॉज द कोऑपरेटर। लेकिन 1919 की जलियांवाला बाग वाली जो घटना घटती है, उन घटनाओं ने गांधी को कोऑपरेटर से नॉन कोऑपरेटर बना दिया। तो दिस लीड टू व्हाट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं, फिर से आ सकते हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इसके क्या सिग्निफिकेंस थे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। गांधी जी का अगला सबसे बड़ा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत दांडी मार्च से करी जाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेतृत्व प्रदान करते हैं किसका, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, कि हाँ बिल्कुल माकूल समय है
इस आंदोलन को चलाने का, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा जगह दी गई है इतिहास के पन्नों में, हम जानते हैं, और उसकी वजह भी हमको साफ नज़र आ रही है। इसके अलावा जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त होता है तो चारों तरफ निराशा छा जाती है, लेकिन राष्ट्रवाद की मशाल को जीवित रखना ज़रूरी है। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। और जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं इससे जुड़ी हुई वो दो हैं, वे हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास। ओके, तो इन्होंने भी जो भी काम किए संवैधानिक तरीके से, वो भी किसमें योगदान प्रदान कर रहे थे, इस इंडियन नेशनल मूवमेंट नामक नदी में उनका योगदान जा रहा था। थोड़ा पीछे और चलते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कभी कभी हमको वापस भी लौट के आना पड़ता है। हमें पता चलता है 1906 में फूट डालो और राज करो की नीति को किस प्रकार से अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और किस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना की वजह से 1940 में एक डिमांड उठती है सेपरेट नेशन की, जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और कैसे इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी रही, मुस्लिम लीग की ही रही होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन, इसको दो भागों में बांट दिया है मैंने, एक का नाम है पाकिस्तान और एक का नाम है क्या, इंडिया। डेल्टा बन गया, दो नदी का क्या बन गया, डेल्टा। एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम क्या है, इंडिया है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का रोल कैसे भूला जा सकता है, वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी, और उनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, किस प्रकार से इन्होंने जापान में जाकर रास बिहारी बोस से मुलाकात करी, और इंडियन नेशनल आर्मी का इनको सुप्रीम कमांडर बना दिया गया। तो इवेल्युएट द रोल ऑफ INA इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, आप समझ रहे हैं ना। साथ ही साथ देखिए, ये जो लाइन ये जो धारा बनाई गई है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन बहुत पहले से एक नदी और बह रही है, जिसका नाम क्या है, संवैधानिक विकास। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड वहाँ से शुरू होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कि किस प्रकार से जो गवर्नर जनरल थे अब उनको वाइसरॉय कहा जाने लगा, और किस प्रकार से कंपनी का रूल समाप्त हो गया है और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रख दिया गया है। 1861 का एक्ट, 1892 का काउंसिल एक्ट, जिसमें मॉडरेट लीडर्स ने भूमिका निभाई, 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, 1919 का चेल्मस्फोर्ड मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सारे आप देखेंगे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में। नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चंस कई बार आए हैं, 1928 में होती है ये इसकी स्थापना, और उसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी। जवाहरलाल नेहरू की भूमिका से आप भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को सबके सामने रखा था। हिस्टोरिक मूवमेंट अगेन, 1940 का अगस्त ऑफर, जो लॉर्ड लिथगो के द्वारा सबके समक्ष रखा गया। हालांकि इन सभी ऑफर्स को ना तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है और ना ही मुस्लिम लीग ने। इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आता है कि बात तो मानो, युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर आता है आपका वेवल प्लान, वो भी अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण। और अंततः आता है क्या, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने किस प्रकार से रास्ता साफ किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसी की सिफारिश के आधार पर, चुनाव हुए वगैरह वगैरह। और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद लगभग ये तय हो ही चुका था कि ब्रिटिश अब अपनी कॉलोनीज पे लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगी। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज द मेजर फैक्टर दैट व्हाई ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। और इन सब का अपना योगदान तो खैर था ही, राइट। इसी के साथ साथ 14 पॉइंट प्रोग्राम जो मैं अभी बताना भूल गया था आपको, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने से पहले जो उसके समक्ष रखे थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी क्या थी, ये भी आ सकता है। कांग्रेस का 28 माह का शासन जो 1937 से शुरू होकर 1939 तक चलता है, उस समय कांग्रेस की जो प्रांतीय जो
सरकार बनी थी उसमें उसकी क्या भूमिका थी, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर, बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से किसी भी पॉइंट में से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इन सब की एक्सक्लूसिव कवरेज आपको मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ किसमें, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल में, उसके कंटेंट में। इतना दमदार कंटेंट है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया गया है कि आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के सभी पहलू उसमें नजर आएंगे। यकीन मानिए आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। तो ये रहा छोटा सा एक रिव्यू। हालांकि ये 15-20 मिनट काफ़ी नहीं है इस चीज़ को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए। इसके लिए स्पेशल क्लास की ज़रूरत पड़ेगी इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझने की, लेकिन समय कम है। तो आप क्या करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल का यूटिलाइजेशन करिए, आंसर लिखिए, चेक करवाइए हमारी टीम से और उसका फीडबैक भी प्राप्त कीजिए। ओके, तो इनमें से किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं स्वदेशी मूवमेंट की ही अगर हम बात कर लें, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि स्वदेशी आंदोलन पर अगर कोई क्वेश्चन आ गया 100 वर्ड में लिखने के लिए, स्वदेशी आंदोलन, तो उसमें क्या लिखिएगा। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर स्वदेशी मूवमेंट, अर्थात स्वदेशी आंदोलन के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए 100 शब्दों में। तो पहली लाइन क्या होनी चाहिए, पहली लाइन क्या होनी चाहिए, पहली लाइन ये होनी चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन किस रिस्पॉन्स में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन was started in response of the Bengal partition which was declared by the then Viceroy Lord Curzon। यानी कि शुरुआत आखिर हुई क्यों हुई, बंगाल पार्टीशन के रिस्पॉन्स में शुरू हुई है, यानी कि बंगाल के विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप इस आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, जिसकी घोषणा कब हुई थी, जुलाई में हो गई थी। ठीक, किसकी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की। फिर 7 अगस्त 1905 को इस आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक, विच वॉज स्टार्टेड ऑन 7 अगस्त 1905। इस आंदोलन के फीचर्स को जरूर ऐड करेंगे आंसर में, इस आंदोलन के फीचर्स को जरूर ऐड करेंगे। स्वदेशी मतलब क्या, एक प्रकार का सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का। और इसमें महिलाओं की भूमिका लिखेंगे। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन्स भी लिख सकते हैं कि ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ नेताओं के नाम भी आप डाल सकते हैं कि किसकी अगुवाई में ये सब हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम डाला जा सकता है इसमें, अमर सोनार बंगाल, हमारा प्यारा बंगाल। तो इस आंदोलन की शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि अगस्त से हो गई थी, लेकिन इस आंदोलन में तेजी तब आती है जब 16 अक्टूबर 1905 में ये विभाजन प्रभाव में आता है। उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया समूचे बंगाल में। लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी है, जो कि एक ब्रदरहुड का सिंबल था। कई सारी चीजें हैं, अमर सोनार बांग्ला गीत गाया जा रहा है, प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही है। इस तरह के तमाम फीचर से लदा हुआ ये मूवमेंट था जो मॉडरेट लीडर्स चाहते थे कि ये सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो उसको पूरे भारत तक फैलाना चाहते थे। बहरहाल जो भी रहा हो, बंगाल विभाजन सन 1911 तक लागू रहा और जब इसको एन्यूल किया गया, यानी कि जब इसको रद्द किया गया, तो कुछ चेंजेस के साथ किया गया था। तो ये इतना बड़ा आंदोलन था जिसमें हमको 500 शब्द भी कम पड़ जाएं लिखने के लिए, लेकिन आपको 100 या 150 शब्द ही मिलने वाले हैं अधिक से अधिक इस प्रकार के आंसर्स को लिखने के लिए। तो बड़ी ही सूझबूझ से हमें कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आंसर को बांध के लिखना है।
तो कोशिश करिए कि आप लोग आंसर लिखें स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट का इस्तेमाल करके। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ज़रूर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और होपफुली आप लोग अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। थैंक यू।